परिचय। राज और अमन आज बाजार आए हैं और अब एक रेस्तरां में अपने शीतल पेय का आनंद उठा रहे हैं। अमन, तुम हमेशा स्प्राइट ही पीते हो। हाँ, मुझे सिर्फ यही पसंद है। ठीक है, लेकिन ये हरे रंग की बोतल दिखती बहुत सुंदर है। अमन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, जरूर पूछो राज। हरे रंग का कांच कैसे बनाया जाता है? ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। कांच के उत्पादन के समय इसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं जिससे ये हरा रंग दिखता है। कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए यूरेनियम के लवणों का उपयोग किया जाता है। ये तो ठीक है, किंतु ये यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है। ये आवर्त सारणी में F ब्लॉक तत्वों का एक सदस्य है। ठीक है, इसके बारे में मैं और अधिक जानना चाहता हूँ। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको D और F ब्लॉक के तत्वों को समझना होगा। छात्रों, आज हम D और F ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वर्ग 17 के तत्वों को परिभाषित करना। वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की व्याख्या करना। वर्ग 17 के तत्वों के हैलाइडों और ऑक्साइडों का वर्णन करना। फ्लोरीन के असामान्य गुणों का विश्लेषण करना। क्लोरीन के निर्माण और इसके गुणों की व्याख्या करना। अंतरा हैलोजन यौगिकों के बारे में जानना। वर्ग 18 के तत्वों को परिभाषित करना। वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की व्याख्या करना। डी ब्लॉक तत्व, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि वे एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। इन तत्वों में वे गुण पाए जाते हैं जो एस और बी ब्लॉक तत्वों के बीच संक्रमणीय होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं में आंशिक भरित डी कक्षक होती है उन्हें संक्रमण तत्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। संक्रमण तत्व की 4 श्रेणियां हैं जो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के बीच फैली हैं। इन तत्वों का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों में उपांतिम कोश के डी कक्षक उत्तरोत्तर भरे हुए होते हैं। संक्रमण श्रेणियां 3 हैं। ये इस प्रकार हैं। पहली संक्रमण श्रेणी में 3 डी कक्षकों का भराव शामिल है। ये स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक जाती हैं। दूसरी संक्रमण श्रेणी में 4 डी कक्षकों का भराव शामिल है और इसमें अट्रियम से लेकर कैडमियम तक 10 तत्व शामिल हैं। तीसरी संक्रमण श्रेणी में 5 डी कक्षकों का भराव शामिल है। ये लैंथेनम से शुरू होकर मरकरी तक जाती है। परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या। एक आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणविक त्रिज्या एस ब्लॉक तत्वों से छोटी और पी ब्लॉक तत्वों से बड़ी होती है। एक श्रेणी में परमाणविक त्रिज्या प्रारंभ में घटती जाती है और 11वें वर्ग तक निकट स्थिरता दर्शाते हुए अनियमितता से बदलती रहती है और उसके बाद 12वें वर्ग में बढ़ जाती है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ डी इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है और प्रभावों को प्रति संतुलित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणविक त्रिज्या कुछ सीमा तक घट जाती है। जिंक, कैडमियम और मरकरी में इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षण के कारण परमाणविक त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे नाभिक के बाह्यतम कोश का आकर्षण बढ़ जाता है। आयनिक त्रिज्या दाएं से बाएं घटती है। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ वो घटती जाती है। समान ऑक्सीकरण अवस्था के लिए साधारणतया नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनिक त्रिज्या घट जाती है। संक्रमण धातुओं के सामान्य गुण। धात्विक लक्षण। संक्रमण तत्व वर्धनीय एवं तन्य होते हैं और इनमें धात्विक चमक होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी ठोस होते हैं। परमाणु आयतन और घनत्व। इनका परमाणु आयतन निम्न और घनत्व उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक। ये धात्विक आबंधों की प्रबलता से सीधे संबंधित होते हैं, जो क्रमशः अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये आवर्त में सबसे ऊपर तक जाते हैं और उसके बाद घट जाते हैं। ये एक वर्ग में बढ़ते हैं। टंगस्टन धातु का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन में निकटतम परमाणुओं के डी अतिव्यापन के कारण आंशिक भरे हुए डी कक्षक अतिरिक्त सह संयोजक बंध बनाते हैं। आयनन ऊर्जा। संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जाएं एस ब्लॉक तत्वों की ऊर्जा से उच्च लेकिन पी ब्लॉक तत्वों की ऊर्जा से कम होती हैं। किसी विशिष्ट संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाहिनी तरफ आयनन ऊर्जा में क्रमिक वृद्धि पाई जाती है। मुख्य रूप से नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। 3D और 4D संक्रमण तत्वों की तुलना में 5D संक्रमण तत्वों में उच्च आयनन ऊर्जा होती है। 4F के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के अप्रभावित परिरक्षण के कारण इन तत्वों में अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से ऐसा होता है। ऑक्सीकरण अवस्था। श्रेणी के प्रथम और अंतिम तत्वों को छोड़कर शेष सभी संक्रमण तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। प्रथम श्रेणी द्वारा दर्शाई गई अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ती है और फिर घटती है। प्रथम श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। +2 और +3 निम्न स्तरों में संक्रमण तत्वों के यौगिक अधिकतर आयनिक होते हैं और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वे सह संयोजक होते हैं। उदाहरणार्थ ZnCl2 और CdCl2 स्वभाव से आयनिक है और Cr2 O7 2 ऋणायन एवं MnO 4 ऋणायन स्वभाव से सह संयोजक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन मिश्रित संक्रमण धातु फ्लोरीन और ऑक्सीजन के उच्च ऋण विद्युती स्वभाव के कारण उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव एक धातु इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विद्युत विभव है, जो तब उत्पन्न होता है जब ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आयनों के विलयन के साथ साम्यावस्था में होता है। आयनन एंथैल्पी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा तथा जल योजन ऊर्जा में अनियमित परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रोड विभव में अनियमित परिवर्तन होता है। पूरी श्रेणी में E0 का मान बाएं से दाएं घटता जाता है। Mn2+ एवं Zn2+ तथा Ni2+ जलयोजन की उच्च ऋणात्मक एंथैल्पी की स्थिति में उनके अपूर्ण भरित या पूर्ण भरित 3D कक्षकों के कारण मैग्नीज, निकेल और जिंक के मान अपेक्षित मानों से अधिक होते हैं। अपचायक गुणधर्म। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रायः उच्च होता है,
इसलिए वे अपने आयनों से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसलिए उन्हें अच्छा अपचायक होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं, क्योंकि उनकी वाष्पीकरण ऊष्मा आयनन विभव उच्च होता है और जलयोजन ऊष्मा निम्न होती है। चूंकि तांबे का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक है, इसलिए उसकी Cu2+ आयनों में बदलने की प्रवृत्ति कम होती है और ये अम्ल विलयनों से H+ आयन मुक्त नहीं करता। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। चुंबकीय गुणधर्म। पदार्थ जिनके कक्षकों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की कुछ स्पीशीज होती हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के रूप में व्यवहार करते हैं। संक्रमण धातु आयन में सामान्यतः एक या अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनके संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ अनुचुंबकीय गुण में भी वृद्धि होती है। इसे चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा की जा सकती है। संकुल यौगिकों का बनना। संक्रमण तत्वों में लुईस क्षारकों के साथ समन्वय संकुल बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इन वर्गों को लिगंड कहा जाता है। एक लिगंड सामान्यतः एक तटस्थ अणु या एक ऋणायन होता है। उदाहरणार्थ FeCN6 4 ऋणायन, NiCN4 2 ऋणायन और PtCl4 2 ऋणायन। संक्रमण धातुओं की संकुल यौगिक बनाने की अधिक क्षमता निम्न तथ्यों के कारण है। वे छोटे आकार के होते हैं। वे उच्च आवेशित आयन होते हैं। लिगंड द्वारा प्रदान किए गए एकल इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए उनके पास रिक्त निम्न ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। संकुल यौगिक जिनमें धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, वे सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। रंगीन आयनों का बनना। संक्रमण धातु आयन और उनके यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। एक मुक्त पृथक गैसीय संक्रमण धातु आयन में 5D कक्षक अपह्रासित होते हैं। वास्तविक स्थिति में आयन या तो विलायक अणुओं से या फिर लिगेंड से घिरे होंगे। घिरे हुए वर्ग D कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और सामान्यतः वे अलग अलग ऊर्जा वाले D कक्षकों के दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं। ये बहुत ही कम ऊर्जा अंतर के संगत होती है और इसलिए प्रकाश दृश्य प्रक्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन संकुल यौगिकों पर पड़ता है तो वे इलेक्ट्रॉन के संवर्धन के लिए एक विशिष्ट रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित करते हैं और पदार्थ पूरक रंग जैसा दिखता है। उत्प्रेरकीय गुण। संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता निम्न कारणों से हो सकती है। संक्रमण धातुएं अपनी परिवर्तनशील संयोजकता के साथ एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाती हैं, जो अभिक्रिया के लिए निम्न सक्रियण ऊर्जा का एक नया पथ प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ आयरन आयोडीन और परसल्फेट आयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। संक्रमण धातु मुक्त संयोजकता के साथ अत्यधिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करता है, जिस पर अभिकारक अणु अवशोषित होते हैं। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। अधिकांश संक्रमण
धातु और इनके यौगिक अनेक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन के लिए पैलेडियम का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन के उत्पादन में जैगलर नटा उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। हाबर पराक्रम में अमोनिया उत्पादन के लिए आयरन का उपयोग किया जाता है। विविध अपचायक प्रक्रियाओं में निकेल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अंतराकाशी यौगिकों का बनना। संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में अंतराकाशी यौगिक बनाती हैं, जिसमें छोटे आकार वाले परमाणु संक्रमण धातु क्रिस्टल जालक की रिक्त अंतराकाशी अवकाश के भीतर संपाशित हो जाते हैं। इनमें जो आबंध होते हैं वो ना तो आयनीय होते हैं और न ही सहसंयोजी। उदाहरणार्थ Mn4n और Fe3H। क्रिस्टल जाल में उपस्थित छोटे परमाणु संक्रमण धातुओं की वर्तनीयता और तन्यता घटा देते हैं, लेकिन उनकी तनन सामर्थ्य बढ़ा देते हैं। उदाहरणार्थ, अंतराकाशी अवकाशों में संपाशित कार्बन की उपस्थिति के कारण कास्ट आयरन और स्टील कठोर हो जाते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय होते हैं। मिश्रातुओं का बनना। एक मिश्रातु उन दो या अधिक तत्वों का सजातीय संकर है जिनमें एक धातु होती है, जहां परिणामी पदार्थ में धात्विक गुण पाए जाते हैं। इसके गुण इसके घटकों के गुणों से अलग होते हैं। संक्रमण तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए ये तत्व अपने क्रिस्टल जालक में अपनी स्थितियों को पारस्परिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और संक्रमण धातुओं के बीच अनेक मिश्रातु संभव हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, पीतल, कांसा और विविध प्रकार के स्टील। इस प्रकार निर्मित मिश्रातु अपेक्षाकृत कठोर होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। संक्रमण धातुएं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर और कार्बन जैसी अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ यौगिक औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं विविध ऑक्साइड बनाती हैं, जिनमें धातुएं अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। ये ऑक्साइड स्वभाव में अम्लीय, क्षारीय अथवा उभयधर्मी हो सकते हैं। स्थायी ऑक्साइडों को मोटे प्रकार से दर्शाया गया है। ए अम्लीय, बी क्षारीय और सी उभयधर्मी ऑक्साइड के स्वभावों को दर्शाते हैं। ये ऑक्साइड प्रायः उच्च ताप पर संक्रमण धातुओं को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। जब धातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पर होती है, तब ऑक्साइड स्वभाव से क्षारीय होते हैं, और जब धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पर होती है, तब ऑक्साइड स्वभाव से अम्लीय होते हैं। जब धातु मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था पर होती है, तब ऑक्साइड सामान्यतः उभयधर्मी होते हैं। किसी भी संक्रमण धातु के ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था इनकी वर्ग संख्या के समान होती है। धातु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ ऑक्साइड के आयनिक गुण में कमी आती है। ऑक्सोधनायन लवण बनाने के लिए क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइडों को अम्लों और क्षारों में घोला जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसे क्रोमेट अयस्क से बनाया जाता है। अयस्क का पाउडर बनाने के बाद उसे वायु की उपस्थिति में Na2CO3 के साथ संगलित किया जाता है, तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है और CO2
मुक्त होती है। उसके बाद संकलित द्रव्यमान को जल से छान लिया जाता है, क्योंकि सोडियम क्रोमेट जल में घुलनशील होता है, इसलिए ये विलयन में चला जाता है और Fe2O3 शेष रह जाता है। सोडियम क्रोमेट विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संसाधित करने से सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में परिवर्तन हो जाता है। सोडियम सल्फेट कम घुलनशील होता है, इसलिए इसे डेकाहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलित करके निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट का विलयन पोटेशियम क्लोराइड की निश्चित मात्रा के साथ गर्म किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम लवण की तुलना में बहुत कम घुलनशील होता है, इसलिए ठंडा करने पर इसके नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण। यह एक नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जिसका गलनांक 670 केल्विन है। ठंडे जल में ये थोड़ा सा विलय है, लेकिन गर्म जल में ये पूरी तरह से विलय है। उच्च तापमान पर गर्म करने से ये अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। अम्लीय माध्यम में ये प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करता है। जब किसी क्लोराइड को ठोस K2, Cr2, O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो क्रोमिल क्लोराइड की नारंगी लाल वाष्प निकलती है। जब इस वाष्प को NaOH के घोल से गुजारा जाता है, तो ये Na2CrO4 बनने के कारण पीले रंग की हो जाती है। डाइक्रोमेट आयन का अम्लीय विलयन CrO5 CrO O2 2 बनने के कारण H2O2 के साथ गहरा नीला रंग बनाती है। क्रोमेट का डाइक्रोमेट में अंतरा रूपांतरण। क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, जबकि डाइक्रोमेट आयन में 2 चतुष्फलकों के शीर्ष 126 अंश के क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम आबंध कोण के साथ एक कोने की साझेदारी करते हैं। क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के बीच लगभग 4 pH पर साम्यावस्था आती है। इनका जलीय विलयन में अंतरा रूपांतर होता है, जो विलयन के pH पर निर्भर करता है। अम्ल मिलाने से क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयनों में बदल जाते हैं, जबकि क्षार मिलाने से डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में बदल जाते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था डाइक्रोमेट और क्रोमेट में वही रहती है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट अकार्बनिक रसायन यौगिक है, जिसका सूत्र KMnO4 है। ये एक लवण है जिसमें K धनात्मक और MnO4 ऋणात्मक आयन होते हैं। ये काले रंग के चूर्ण पायरोलोराइट से प्राप्त किया जाता है। पायरोलोराइट को KOH और वायु के साथ संगलित किया जाता है। इससे हरे रंग का उत्पाद पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन K2MnO4 के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। मैग्नेट और परमैंगनेट आयन दोनों चतुष्फलकीय होते हैं। एक अयुगल इलेक्ट्रॉन के साथ हरा मैग्नेट अनुचुंबकीय है, लेकिन बैंगनी परमैंगनेट प्रतिचुंबकीय है। पोटेशियम परमैंगनेट के गुण। पोटेशियम परमैंगनेट एक बैंगनी काले रंग का ठोस क्रिस्टल है, जिसका गलनांक 523 केल्विन है। वो पानी में विलय है। सांद्र अवस्था में इसका जलीय विलयन बैंगनी रंग का होता है, लेकिन इसके तनु विलयन का रंग गुलाबी होता है। बहुत गर्म करने पर यह विघटित होकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है।
पोटेशियम परमैंगनेट को क्षारों के साथ गर्म करने से वो पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये क्षारीय और अम्लीय माध्यम में एक प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक है। पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका उपयोग रोग संक्रमण नाशी और कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। KMnO4 के अत्यधिक तनु विलयन का उपयोग जख्मों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला और उद्योग में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में किया जाता है। इसका विरचन कार्बनिक रसायन शास्त्र में ऑक्सीकारक और बेयर के अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दुर्गंध युक्त कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फेरस लवणों, ऑक्सैलिक अम्ल और ऑक्सलेट के आयतनीय मापन में किया जाता है। F ब्लॉक तत्व, आंतर संक्रमण तत्व। F ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य पूर्व ऊर्जा स्तर अर्थात N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है, जहां N 6 या 7 हो सकता है। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को विभेदीय इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इन तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि N-2 F कक्षक उपांतिम कोश के काफी भीतर स्थित होता है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। इस आधार पर कि विभेदीय इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में या फिर 5F कक्षक में प्रवेश करता है, आंतर संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड। जब विभेदीय इलेक्ट्रॉन 4F कक्षकों के किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, तब कहा जा सकता है कि वो तत्व आंतर संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी से संबंधित है। लैंथेनम के बाद के 14 तत्व इस श्रेणी के सदस्य हैं। इन्हें लैंथेनॉइड कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में ये लैंथेनम के काफी सन्निकट पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है, परंतु 4F स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है। अधिकांश तत्वों में एकल 5d इलेक्ट्रॉन को 4F स्तर तक पहुंचाना प्रभावशाली ढंग से अनुकूल है। सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम में 5d1 विन्यास है, क्योंकि वे अर्धभरित 4F स्तर को छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें अति स्थायित्व प्रदान होता है। लैंथेनॉइड के भौतिक गुण। सभी लैंथेनॉइड चांदी की तरह श्वेत तथा नरम धातुएं हैं। लैंथेनॉइड के कुछ गुणधर्म निम्न प्रकार के हैं। रंग। अनेक त्रिसंयोजी लैंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। इन रंगों के कारण अयुग्लित F इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है और F से F संक्रमण तक उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ Pr3+ हरा है और Pm3+ गुलाबी है। घनत्व। लैंथेनॉइडों का घनत्व उच्च होता है, जो 6.77 से 9.74 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ इनके घनत्व में भी वृद्धि होती है। गलनांक और क्वथनांक। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ इनमें भी वृद्धि होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकार घटने से परमाणु के बीच आकर्षण बढ़ता है। लैंथेनॉइड के रासायनिक गुण। ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का योग न्यून होता है,
और इसलिए सबसे सामान्य और स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। चुंबकीय व्यवहार। Ln3+ आयन सामान्यतः अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं क्योंकि उनके F कक्षकों में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। La3+ और Ce4+ में F0 विन्यास होता है और Lu3+ में F14 विन्यास होता है, जिससे वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। रासायनिक व्यवहार। श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, लेकिन बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ ये एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। लेंथेनॉइड आकुंचन। त्रिधनात्मक लेंथेनॉइड की परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं वर्ग में नीचे की ओर क्रमशः घटती जाती हैं। हालांकि परमाणविक त्रिज्याएं अनियमितता दर्शाती हैं, परंतु आयनिक त्रिज्याएं वर्ग में नीचे की ओर नियमितता से घटती हैं। 14 लेंथेनॉइड तत्वों पर आकुंचन का संचयी प्रभाव काफी सराहनीय है। इसे लेंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ प्रत्येक प्रोटॉन नाभिक से जुड़ जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों को भरने चला जाता है। 4f इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोशों में स्थित होते हैं, इसलिए वे नाभिकीय आवेश के परिरक्षण में बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अब्र के संकुचन के कारण इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के निकट खींच लिया जाता है। परिणाम स्वरूप लेंथेनॉइड के आकार में क्रमिक ह्रास होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। लेंथेनॉइड के उपयोग। इन धातुओं का उपयोग बहुत कम है। लेंथेनॉइड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार हैं। लेंथेनम और लेंथेनॉइड का अलग नहीं किया हुआ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसमें 50% सीरियम, 40% लेंथेनम, 7% आयरन और 3% अन्य धातुएं शामिल होती हैं। स्टील की सामर्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए इसे स्टील में मिलाया जाता है। हल्के फ्लिंट में भी मिश्र धातु की थोड़ी सी मात्रा का उपयोग किया जाता है। La2O3 का उपयोग क्रूक के लेंस में किया जाता है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करके इससे सुरक्षा प्रदान करता है। CeO2 का इस्तेमाल पॉलिश ग्लास के लिए किया जाता है। CeSO4 का उपयोग आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में किया जाता है। एक्टिनॉइड। 5f कक्षकों को भरने वाली श्रेणी के तत्वों को एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। ये एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं और इनमें थोरियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व शामिल होते हैं। आवर्त सारणी में वे एक्टिनियम के तुरंत बाद आने के कारण उन्हें ये नाम दिया गया है। उन्हें द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s2 है और 5f और 6d उपकोशों में परिवर्तनशील निवेश होता है। एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्व है। प्रारंभिक सदस्यों की अर्धायु अपेक्षाकृत अधिक होती है और बाद वाले तत्वों के अर्धायुमान 1 दिन से लेकर 3 मिनट तक के होते हैं। एक्टिनॉइड के गुण। सभी एक्टिनॉइड चांदी जैसी श्वेत धातुएं हैं। ये तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। यूरेनियम के बाद सभी तत्व कृत्रिम है। इनका घनत्व उच्च होता है। इनका गलनांक औसतन उच्च होता है, परंतु संक्रमण तत्वों से काफी कम होता है। आयनिक आकार। f इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के दुर्बल परिरक्षण के कारण आयन का आकार श्रेणी के एक तत्व से
दूसरे तत्व तक क्रमिक घटता है। इसे एक्टिनॉइड आकुंचन कहा जाता है। एक्टिनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यद्यपि ये अवस्था उनमें हमेशा स्थायी नहीं रहती। प्रथम 4 तत्वों की अत्यधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं इस प्रकार हैं: थोरियम +4, प्रोटेक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपटूनियम +5। प्लूटोनियम +3 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। फिर भी उसकी अत्यधिक स्थायी अवस्था प्लूटोनियम +4 है। अमेरिसियम और शेष एक्टिनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था +3 पर अत्यधिक स्थायी है। एक्टिनॉइड के उपयोग। एक्टिनॉइड के महत्वपूर्ण उपयोग निम्न हैं। बिजली उत्पादन के समय परमाणविक भट्टी में थोरियम का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में भी थोरियम का उपयोग किया जाता है। रिएक्टरों में नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। कांच को हरा रंग प्रदान करने के लिए यूरेनियम लवणों का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में भी प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में तुलना। लैंथेनॉइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनॉइड में 5f कक्षक में प्रवेश करता है। लैंथेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, जबकि एक्टिनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। लैंथेनॉइड में परमाणु आकार में ह्रास अनियमित है, परंतु त्रिधनायन के आकार का ह्रास नियमित है, जबकि एक्टिनॉइड में परमाणु एवं आयनिक आकार में क्रमिक ह्रास पाया जाता है। लैंथेनॉइड में मुख्य और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। कुछ तत्व +2 और +4 की ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जबकि एक्टिनॉइड में संयुक्त ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन ये हमेशा स्थायी अवस्था नहीं है। लैंथेनॉइड आसानी से संकुल यौगिक नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइडों में संकुल यौगिक बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। लैंथेनॉइड के यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। प्रोमेथियम के अलावा शेष लैंथेनॉइड रेडियो निष्क्रिय होते हैं, जबकि सभी एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय होते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि 4000 ईसा पूर्व मिस्रवासियों ने आयरन की खोज की थी। इस तत्व का जिस युग में व्यापक उपयोग किया गया, उसे विश्व इतिहास में लौह युग के नाम से जाना जाता है। कैरेट शब्द, जिसका अर्थ शुद्धता का उपयोग उपस्थित स्वर्ण की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। 24 कैरेट शुद्ध स्वर्ण होता है और इससे कम मूल्यांकन में स्वर्ण की शुद्धता आनुपातिक रूप से कम होती जाती है। हेनरी एंटनी बेकुरेल ने सन 1896 में खोज की थी कि यूरेनियम रेडियो सक्रिय होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। डी ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। एक आवर्त में संक्रमण तत्वों की परमाणविक त्रिज्या एस ब्लॉक तत्वों से कम और पी ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। किसी विशिष्ट संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाहिनी तरफ जाने से आयनन ऊर्जा में क्रमिक वृद्धि पाई जाती है। इलेक्ट्रोड विभव एक धातु इलेक्ट्रोड पर
उत्पन्न विद्युत विभव है, जो तब उत्पन्न होता है जब ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आयनों के विलयन के साथ साम्यावस्था में होता है। संक्रमण धातु आयन में सामान्यतः एक या अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए उनके संकुल यौगिक सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक काले रंग के चूर्ण पायरोलुराइट से प्राप्त किया जाता है। पायरोलुराइट को KOH और वायु के साथ संगलित किया जाता है। इससे हरे रंग का उत्पाद पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तत्वों की श्रेणियां जिनमें विभेदीय इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों की किसी एक कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं।